आओ प्यारे बच्चों, तो देखो चैप्टर नंबर जो 10 है ना आपके एग्ज़ाम के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहली बात, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों है चैप्टर नंबर 10? क्योंकि इस चैप्टर के माध्यम से हम 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर कर रहे होते हैं। तो इस चैप्टर को पहले तो 3 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो AS 21 हो गया कंसोलिडेटेड, जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हो। AS 23 हो गया और AS 27 हो गया, ठीक है। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो AS 23 और AS 27 है ना, ये दोनों थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब कम इम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको इसको छोड़ना है। इसमें तो बहुत ही सिंपल जो थ्योरेटिकल बातें हैं और थोड़ा सा बस छोटे क्वेश्चंस कह सकता हूँ, बहुत ही छोटे क्वेश्चंस हैं। तो मैक्स टू मैक्स खींच तान के भी 4 से 6 नंबर मैक्स टू मैक्स इनकी वेटेज बन सकती है। तो इनका तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो नोट्स हैं उससे एक बार आप गो थ्रू कर लेना, जो मैं बाद में आपको चाहे दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट वेटेज है, जो मतलब एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड ही है कि इसका एक क्वेश्चन आएगा ही, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई अप टू 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसका बनेगा, ठीक है। तो हम इस पर फोकस पहले करते हैं। AS 21 आखिर है क्या, है ना, इसकी कहानी समझते हैं। तो देखो, आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, फिर बाद में नोट्स पे भी लेके जाऊँगा जो लिखवाया था। इसमें कहानी ये होगी, मैं सीधा मुद्दा बता रहा हूँ आपको। कहानी ये होती है कि एक कंपनी है होल्डिंग कंपनी, ठीक है, और एक दूसरी कंपनी है सब्सिडरी कंपनी। हमेशा 2 कंपनियाँ होंगी, ठीक है। होल्डिंग कंपनी मतलब उसने सब्सिडरी कंपनी के 50-51% से ज़्यादा शेयर एक्वायर कर रखे हैं। वो तो कंडीशन है, हमको पता चल गई। अब होगा क्या, ड्रामा क्या है कि सब्सिडरी कंपनी की मेनली जो बैलेंस शीट है ना, उसकी बैलेंस शीट को हमें अपनी बैलेंस शीट में जोड़ना है। अपनी का मतलब होल्डिंग कंपनी की जो अपनी बैलेंस शीट है, ओन बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट के अंदर उसको अपनी सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट को जोड़ना है और जोड़कर कंसोलिडेट करना है। तो नाम बन गया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी तरह हमें उसका P&L अकाउंट भी जोड़ना है, इसी तरह हमें उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जोड़ना है ना। तो हमें अपनी सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने साथ जोड़ना है, ठीक है। लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो, बैलेंस शीट को जब हम जोड़ते हैं उस पर फोकस करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्या बनते हैं। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि सब्सिडरी कंपनी के पास कुछ शेयर कैपिटल होगी, है ना, मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके पास कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट्स होंगे या रिजर्व्स होंगे, मतलब मैं एक ही शॉर्ट नाम लिख लेता हूँ, प्रॉफिट्स या रिज़र्व, ठीक है, वो होंगे। बाकी तो जो करंट लाइबिलिटियाँ हैं वो होंगी, और एसेट्स में अपना जो भी एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब होंगे, है ना। अब हमें इनकी सारी चीज़ों को जोड़ना है। होल्डिंग कंपनी सारी चीज़ें जोड़ेगी। तो देखो, अब इसमें टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, बस जिनका हमें ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं एसेट्स की बात करूं, तो हम उसके जो एसेट्स जितने भी हैं सब्सिडरी कंपनी के, उनको सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। जोड़ने का मतलब है उसके सारे एसेट्स अपने एसेट्स के साथ मर्ज कर लिया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ऊपर से शुरू करता हूँ, टेंशन कहाँ से होती है? टेंशन होती है सबसे पहले जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है सब्सिडरी कंपनी की। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब होता है मालिकाना अधिकार, मतलब ओनरशिप। अब ओनरशिप जो होती है उसको ध्यान से देखना, 100% ओनरशिप ज़रूरी नहीं है मेरे पास हो। तो मान लो मैं सिर्फ 80% शेयर का मालिक हूँ, है ना, मेरे पास सिर्फ 80% होल्डिंग है, तो मैं सिर्फ 80% ही जोड़ सकता हूँ। और जो रिमेनिंग 20% कह लो कि जो हिस्सा है, उन्हें हम बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो वो भी मेरी बैलेंस शीट में
लाइबिलिटी में ही आएगा, लेकिन अलग से एक हेडिंग में शो करते हैं, इसका नाम होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह उसके प्रॉफिट्स, ये वाले प्रॉफिट्स या रिजर्व कुछ भी कह लो। अब प्रॉफिट्स में हमें क्या ध्यान रखना होता है उसकी बात यहाँ पे करता हूँ। प्रॉफिट्स जनरली दो नेचर का हो सकता है, प्री नेचर का या पोस्ट नेचर का। प्री और पोस्ट नेचर का मतलब क्या है? प्री और पोस्ट नेचर का मतलब ये होता है कि मान लो हमने आज शेयर एक्वायर करा सब्सिडरी कंपनी का, तो एक्वायर करने से पहले जितना भी प्रॉफिट था उसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और एक्वायर करने के बाद जितने प्रॉफिट्स हुए होंगे वो होते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो अब देखो बड़े ध्यान से, अब अगर मैं पहले प्री वाले प्रॉफिट्स की बात करूं, प्री वाले ये कैपिटल नेचर के प्रॉफिट माने जाते हैं। तो इन प्रॉफिट को मतलब दिमाग में ऐसे सोचो कि इनके दो हिस्से करने हैं मुझे, इसके दो टुकड़े करने हैं। एक तो 20% टुकड़ा वो तो माइनॉरिटी को मिल जाएगा, और एक 80% का टुकड़ा। अब ये जो 80% का टुकड़ा है वो मेरे रिजर्व में नहीं जाएगा। मेन चीज़ ये है वो मेरी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम कर देगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या कर देगा, मतलब कम कर देगा, माइनस कर दूंगा मैं अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से। तो प्री नेचर का जो भी प्रॉफिट होता है सब्सिडरी कंपनी का जो हम एक्वायर कर रहे हैं, उसका मतलब जो 80% हिस्सा जो मुझे मिलेगा वो मेरे लिए रिजर्व नहीं है, वो मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम करेगा। ये मतलब थोड़ा सा माइंड में ऐसे सोचना है। अच्छा, जो पोस्ट नेचर का प्रॉफिट होता है, ये वाला पोस्ट नेचर का, वो सिंपल है, वो बेचारा शरीफ है, वो रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है मेरा। तो उसको भी माइंड में आप सोच सकते हो कि उसके दो हिस्से हैं। 20% हिस्सा तो माइनॉरिटी को मिल जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पार्ट हो जाएगा, और जो 80% हिस्सा है वो मेरे मतलब अपने प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। वो मेरे लिए भी एक नॉर्मल प्रॉफिट है, मेरे लिए भी एक नॉर्मल रिजर्व का ही हिस्सा है ना। बस ये ध्यान रखना है अपने को। बाकी जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, करंट लाइबिलिटी है, उसके फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो ये बाकी चीज़ें हैं इनका मेरे मतलब कॉन्सेप्ट में कोई टेंशन नहीं। ये तो मैं एज इट इज़ जोड़ लूँगा, जो उसके हैं वो मेरे बैलेंस शीट में एज इट इज़ जुड़ जाएंगे। लेकिन दो चीज़ों को लेकर हमें ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और एक उसके प्रॉफिट्स, है ना। तो यहीं से दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, अगर आपको याद हो, जो मेन है। एक को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरे को बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बस अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो क्या है, वो एक टर्मिनोलॉजी है वैसे तो, लेकिन उसका फंडा क्या है बेसिकली, उसका लॉजिक ये था कि हमने मतलब होल्डिंग कंपनी ने अगर सब्सिडरी कंपनी के शेयर एक्वायर करे थे लेट से 10,000 रुपये में, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 10,000, और बदले में जो मुझे नेटवर्थ मिल रही है उसकी, बदले में जो इक्विटी शेयर का हिस्सा मिल रहा है मेरे को, वो है मान लो सिर्फ 8,000। तो हम इसको मतलब अलग अलग ना दिखाकर हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से जो इक्विटी का हिस्सा हमें मिला मान लो 8,000, तो हम ये नेट नेट इसको 2,000 को गुडविल बोल देते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, या तो गुडविल होगी, है ना, और या उल्टा कर दूं तो कैपिटल रिजर्व होगा। तो हम बैलेंस शीट के अंदर जब शो करते हैं तो हम बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं शो करते, हम इन्वेस्टमेंट को नेट करके या तो गुडविल शो करेंगे और अगर उल्टा होगा तो कैपिटल रिजर्व शो करेंगे। तो कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली पूरे चैप्टर में इसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है कि सब्सिडरी कंपनी की सारी चीज़ों को हमें अपने साथ जोड़ना है। ये मतलब कह सकते हो आप एक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट है चैप्टर का। चलो तो देखो इतनी बातें नोट्स में दिखाता हूँ आपको कि जब हमने पढ़ा था तो यही सब बातें कैसे बताई थी। तो देखो अपना चैप्टर तो यही था, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, AS 21। तो मैंने उस समय यही बताया था कि देखो अपने को कुछ नहीं करना, हमें सब्सिडरी की बैलेंस शीट को जोड़ना है ना, बैलेंस शीटें जोड़नी है। तो जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, मीनिंग आपको बताया था, होल्डिंग क्या है, सब्सिडरी क्या है ना, ये तो थ्योरी में आप पढ़ लेना, सिंपल है कि हम 50% से ज़्यादा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल बताया था
कि सब्सिडरी कंपनी की मान लेते हैं 4 लाख रुपए की कैपिटल है और हम 80% हिस्सा एक्वायर कर रहे हैं यानी 3,20,000 और इन्वेस्टमेंट देखो मेरी बैलेंस शीट में थी 5 लाख की, है ना। तो मैंने आपको ऐसे बताया था ना कि हम इन्वेस्टमेंट जो है उसको 5 लाख शो करें और कैपिटल को 3,20,000 अलग से लाइबिलिटी में शो करें, तो हम ऐसा नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, हम इसको नेट ऑफ कर देते हैं और हम क्या शो कर देते हैं, गुडविल। तो देखो समझाते हुए बताया था कि बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट नहीं शो करते, हम इन्वेस्टमेंट में से अपना जो भी इक्विटी का हिस्सा मिला सब्सिडरी का, मतलब जो नेटवर्थ मिली हमें, वो माइनस करके हम गुडविल की तरह शो कर देते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट भी देखो यही नज़र आ रहा होगा आपको, लाइबिलिटी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, है ना। तो दो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल इस चैप्टर की जड़ है कि कोई भी क्वेश्चन करें हम, कुछ भी करें हम, ये तो पहले सबसे पहले यही काम करना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का बेसिक फंडा याद रखो कि हमने कितना इन्वेस्ट करा यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस हमें कितना मिल रहा है, सब्सिडरी से हमें क्या मिल रहा है, उसमें हमारे मतलब इक्विटी शेयर्स का हिस्सा आ गया, उसमें हमारा प्री नेचर का प्रॉफिट का हिस्सा आ गया, या प्री नेचर का कोई डिविडेंड भी अगर मिला वो भी आ गया। तो मतलब वो सब चीज़ें माइनस कर देंगे हम, वो सब चीज़ें कॉस्ट को कम कर रही हैं, नेट करके आंसर निकाल देंगे। पॉजिटिव आया तो गुडविल, नेगेटिव आया तो कैपिटल रिजर्व, है ना। बाकी कॉस्ट में बताया था कि ये खतरनाक चीज़ है, मतलब खतरनाक चीज़ है इनकी कॉस्ट जो होता है उसमें, मतलब थोड़ी सी अभी आगे बताऊंगा, एक दो बातों का बस ध्यान रखना है कॉस्ट को, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो तो बहुत ही सिंपल है। सब्सिडरी कंपनी जो है ना, बस आप ये सोचो सब्सिडरी कंपनी का सारा इक्विटी कैपिटल, सारे तरह के प्रॉफिट, प्री पोस्ट हर तरह के प्रॉफिट, सीधा सीधा सब कुछ 20%, मतलब हमारे एग्जांपल में 20% हिस्सा जो है वो माइनॉरिटी को मिल जाएगा, उसको बोल देंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और वो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पर शो हो जाएगा, है ना। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा हूँ अभी मैं, इसीलिए ज़्यादा टेक्निकल में भी घुस नहीं रहा, फिर बाद में टेक्निकल में घुसेंगे। अच्छा, फिर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था एक, ये देख लो, चाहे प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो या रिजर्व हो, और इसी तरह पोस्ट एक्विजिशन चाहे डिविडेंड मिला हो हमें या रिजर्व हो, बेसिक फंडा याद रखना कि प्री नेचर का कोई भी डिविडेंड या कोई भी प्रॉफिट अगर आपको मिला है तो ये देख लो नीली पट्टी, वो कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। और कैपिटल नेचर का अगर आपको डिविडेंड मिला है या प्रॉफिट का हिस्सा मिला है, वो हमारी देखो कॉस्ट को कम कर रहा है। तो आप उधर देखो लाल एरो, जो भी कैपिटल नेचर का डिविडेंड है वो हमारी देखो कॉस्ट को क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो कॉस्ट जो है उसको मतलब ठीक लिखना, कॉस्ट को ठीक समझना इम्पॉर्टेंट है। तो सारे प्री नेचर के प्रॉफिट या प्री नेचर का डिविडेंड कुछ भी कह लो, वो हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करता है ना। तो इसका मैंने आपको लॉजिक भी बताया था कि अगर हमें डिविडेंड मिला तो हम प्री नेचर के डिविडेंड को देखो क्या लिख रहे हैं, उससे अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम कर रहे हैं। अच्छा, अब जितना भी पोस्ट नेचर का जो भी डिविडेंड हमें मिला या जो भी हमें प्रॉफिट मिला, जो भी हमें पोस्ट नेचर का डिविडेंड या रिजर्व मिला, वो सब हमारे लिए रेवेन्यू नेचर का है, वो हमारे प्रॉफिट में ही जुड़ जाएगा, वो हमारे लिए नॉर्मल प्रॉफिट है, देखो वो हमारे लिए नॉर्मल इनकम है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बस आपको माइंड में याद रखना है, ठीक है। तो इसके तो एक दो छोटे मोटे एग्जाम्पल से वैसे हमने कर लेते, तो वो ज़्यादा ऐसे ज़रूरत नहीं है। बाकी एक कॉन्सेप्ट और है, इस पे 4 नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है, ये एक बार गो थ्रू करते हैं, ये इंपॉर्टेंट था। देखो इसमें होता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो अप स्ट्रीम का मतलब है कि सब्सिडरी कंपनी ने, छोटी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को सामान बेचा और वो अनसोल्ड रह गया, तो ये हो गया अप स्ट्रीम। और अगर डाउन स्ट्रीम, होल्डिंग कंपनी ने, बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को सामान बेचा, सब्सिडरी को, वो हो गया डाउन स्ट्रीम और वो सामान अनसोल्ड रह गया। अब इसमें पॉइंट ये होता है कि दो कंपनियां जब आपस में एक दूसरे को सामान बेचती हैं और प्रॉफिट पर बेचती हैं और वो सामान बाद में अनसोल्ड रह गया, तो वो तो क्लोजिंग स्टॉक बन गया, और क्लोजिंग स्टॉक को हमें कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, तो हमें प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ता है ना। तो पहले केस में, अप स्ट्रीम के केस में,
हमें सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जब सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एलिमिनेट होगा ना, तो देखो ये प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी के हिस्से में से भी माइनस होगा और ये प्रॉफिट एक तरह से माइनॉरिटी के हिस्से में से भी माइनस होगा। तो अगर आप यहाँ पे नीली पट्टी पढ़ो, नीली पट्टी में लिखा है एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग एंड माइनॉरिटी। तो सब्सिडरी का प्रॉफिट जो भी है वो होल्डिंग का होल्डिंग में से माइनस कर देंगे और माइनॉरिटी का हिस्सा माइनॉरिटी में से माइनस कर देंगे। तो हमें प्रॉफिट एलिमिनेट करना है। अच्छा, लेकिन येलो पट्टी अगर आप पढ़ो, अब होल्डिंग कंपनी ने अगर कोई प्रॉफिट कमाया था तो होल्डिंग कंपनी तो अपना प्रॉफिट अपने हिस्से में से ही एलिमिनेट करेगी। तो इसीलिए येलो पट्टी में लिखा है कि भाई एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग ओनली। तो आपको सिंपल बात याद रखनी है कि अगर सब्सिडरी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट हमेशा, क्योंकि भाई होल्डिंग को 80% मिलेगा तो उसमें से भी माइनस करेंगे, माइनॉरिटी को 20% मिलेगा तो उसमें से भी माइनस करेंगे, तो वो दोनों से माइनस हो रहा है। लेकिन होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट तो सिर्फ होल्डिंग कंपनी में से माइनस होगा, है ना। तो ये डाउन स्ट्रीम का एग्जाम्पल था, होल्डिंग में से प्रॉफिट माइनस हो गया, और ये अप स्ट्रीम का मतलब एग्जाम्पल यहाँ पर मतलब वैसे ही ओरली बता रहा हूँ जिसमें सब्सिडरी का प्रॉफिट दोनों में से माइनस हो गया। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लिखवाया था आपको, मतलब वो तो एक सिर्फ कहानी थी कि भाई हमें कंसोलिडेशन करना है बैलेंस शीट का, पीएनएल का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का या किसी का भी, तो उसमें यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए, रिपोर्टिंग डेट्स का अलाइनमेंट होना चाहिए। अब अकाउंटिंग पॉलिसी का एक क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, वो ध्यान रखना, वो इम्पॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि एक कंपनी फीफो मेथड फॉलो कर रही है और दूसरी कंपनी वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रही है। तो अब दोनों कंपनी की पॉलिसी सेम होनी चाहिए। तो सेम होने की वजह से कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि हमें स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है ना, या हमें स्टॉक की वैल्यू कम करनी है। तो फिर आपको सब्सिडरी कंपनी का स्टॉक बढ़ाना भी पड़ेगा और साथ साथ फिर उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, मतलब इफेक्ट डबल आएंगे। या अगर स्टॉक कम करोगे तो प्रॉफिट भी कम करोगे। तो कई बार पॉलिसी यूनिफॉर्म रखने की वजह से क्वेश्चन बोल देता है कि भाई आपको कुछ चेंजेस करने हैं। तो अगर आप एसेट की वैल्यू में चेंज करोगे तो आपको साइमल्टेनियसली प्रॉफिट में भी चेंज करना पड़ेगा। तो एसेट कम तो प्रॉफिट कम, एसेट ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा। तो ये भी पॉइंट बन सकता है, ठीक है ना। तो देखो ये तो था बेसिक एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन की क्या था, है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स का, जिसमें मेनली है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये दो सबसे मेन है। बाकी प्री नेचर की सारी चीज़ें कॉस्ट को कम करेंगी, ये याद रखो, और पोस्ट नेचर की सारी चीज़ें हमारे प्रॉफिट में नॉर्मल रेवेन्यू नेचर की हैं तो जुड़ जाएंगी। बाकी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम एक छोटा सा स्पेशल कॉन्सेप्ट है, और यूनिफॉर्म होनी चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसियाँ, बस ये एक सिंपल पॉइंट है। चलो, तो अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट तो फिनिश हो गए। अब मेन चीज़ क्या है वो बताता हूँ। देखो आपको, अब जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो हमको अपना सिंपल फंडा याद रखना है। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब क्या होगा कि सब्सिडरी कंपनी हमें दे रखी है, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी, और उसके हमें कुछ प्रॉफिट्स दे रखे हैं, उसके हमें कुछ रिज़र्व दे रखे हैं जो पहले से चल रहे हैं, है ना। अब वो क्या कहेंगे, वो कुछ नाटक करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमने या सब्सिडरी कंपनी ने अपने एसेट की वैल्यू बड़ी कर ली, रिवाइज कर ली, मतलब वो कुछ बीच में रिवैल्यूएशन डाल देगा, है ना, कि मशीन की वैल्यू आपने बढ़ा दी, मशीन की वैल्यू कम कर दी, या कुछ भी इस तरह की बात करेगा। अब इसमें पहले आप पॉइंट ध्यान से समझना कि कैसे प्रॉफिट कैसे अफेक्ट होता है। देखो मान लो मेरा एसेट था लेट से 10,000 का, ठीक है, और वो कहता है कि भाई आपने तो 10% डेप्रीशिएशन करा, तो हमने तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन 1000 लगा दिया होगा, है ना। लेकिन उसने ये बोला कि अब कंसोलिडेशन के टाइम पर उन एसेट को लेट से रीवैल्यू करना है, उसने कुछ भी, वो कुछ भी कह देगा, चेंज कर देगा। और डेट में थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए स्टार्टिंग ही ले लेता हूँ, चलो। अब उसने बोल दिया कि भाई इस एसेट को रिवाइज करना है, आपको एसेट 12,000 का लेना है। तो अब इसमें बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि अगर एसेट की वैल्यू रिवाइज हुई है भाइयों बहनों, तो अब डेप्रीसिएशन भी तो ज़्यादा लगेगा ना, 1200 लगना चाहिए। तो इसका इफ़ेक्ट प्रॉफिट पर ऐसे पड़ता है कि हमने डेप्रीसिएशन जो लगाया था
वो लगाया था 1000, जबकि लगना चाहिए अब रिवाइज के हिसाब से 1200। तो इसका मतलब 200 रुपये हमें डेप्रीसिएशन और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से निष्कर्ष ये बनता है कि 200 रुपये से हमारा प्रॉफिट जो है अब कम हो जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन की वजह से, एसेट के रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन भी तो रिवाइज होगा ना। और अगर डेप्रीसिएशन चेंज हुआ है, मतलब वो डेप्रीसिएशन अगर बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली फिर हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट वो डालते हैं, कोई भी एक पॉइंट डालते हैं कि भाई ये एसेट रीवैल्यू हो गया, उसका ये डेप्रीसिएशन था, कुछ भी दे देंगे। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है, चाहे वैल्यू बढ़े या घटे, प्रभाव प्रॉफिट पर ज़रूर पड़ेगा, है ना, प्रभाव प्रॉफिट पर ज़रूर पड़ेगा। अच्छा, अब इसके अंदर बस आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि भाई वो कुछ भी डेट की हेरा फेरी कर सकते हैं, वो हमें अलर्ट रहना। मान लो उन्होंने साल के बीच में ये सब नाटक कुछ करवा दिया, है ना, कि भाई ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो फिर हमें अपने प्रॉफिट्स को भी बड़ी सावधानी से कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट का जो ये नीला हिस्सा होगा फिर ये प्री नेचर का बन जाएगा, और प्रॉफिट के अंदर ये जो पीला हिस्सा होगा ये पोस्ट नेचर का बन जाएगा। तो मतलब हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि भाई प्रॉफिट जो होते हैं पूरे साल के, उसको भी शायद क्वेश्चन अपनी कोई ऐसी डेट दे दे कि उस डेट की वजह से आधा प्रॉफिट प्री नेचर का है, आधा प्रॉफिट पोस्ट नेचर का है। मतलब आधा प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर का है और आधा प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट इंटैक्ट रहेगा। रेवेन्यू नेचर का जो भी प्रॉफिट है, देखो ऐसे ऊपर दोबारा बता देता हूँ, उसका 20% तो माइनॉरिटी को मिल जाएगा और 80% उसका होल्डिंग कंपनी का P&L यानी कि उसके नॉर्मल प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। लेकिन कैपिटल नेचर का, ओहो मैंने उल्टा लिख दिया प्यारे बच्चों, सॉरी माय बैड। मतलब ये वाला तो प्री नेचर है यानी कैपिटल नेचर है, और येलो वाला पोस्ट है तो ये रेवेन्यू नेचर है। तो कैपिटल नेचर वाला जो 80% प्रॉफिट होगा वो हमारी कॉस्ट को कम कर देगा, और रेवेन्यू वाला जो पोस्ट नेचर का प्रॉफिट है वो 20% तो माइनॉरिटी को मिल जाएगा और 80% नॉर्मल होल्डिंग कंपनी के P&L में जुड़ जाएगा, प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। तो मतलब ट्रीटमेंट आपको ध्यान रखना है, प्री मतलब कैपिटल नेचर, पोस्ट मतलब रेवेन्यू नेचर। और वो कुछ भी डेट का ड्रामा कर सकते हैं, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन कोई भी डेट ऑफ एक्विजिशन हो सकती है, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, और प्रॉफिट को वो कैसे परेशान करेंगे, वो 100% किसी एसेट को रीवैल्यू करवाएंगे, तो बस उसकी वजह से प्रॉफिट चेंज होगा। देखो जैसे यहाँ पे 2000 रुपये से एसेट बढ़ गया तो 2000 रुपये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी आ गया, है ना, लेकिन डेप्रीसिएशन भी उसका चेंज होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो डेप्रीसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ऐसे हर क्वेश्चन में या कुछ क्वेश्चनों में आपने करे भी हैं, किसी में प्रोविज़न का पॉइंट होता है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बना दो, किसी में कुछ और पॉइंट होता है, तो मतलब वो बीच में आपसे कुछ रिवैल्यूएशन करवा सकता है, तो उससे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपको मतलब आ सकता है। तो आप एक इलस्ट्रेशन 13 जो है ये मार्क कर लो, चाहे एक अच्छे कॉन्सेप्चुअल रिवीजन के लिए, हमने करा भी है वैसे तो इसमें ना मतलब वो ये सब चीज़ें और एक सारी मतलब कॉन्सेप्चुअल कहानी है। अगर फटाफट एक बार गो थ्रू दिलवाता हूँ आपको, देखो इसी तरह का क्वेश्चन आता है, वो कहता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें देखो सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व और प्रॉफिट दे रखे हैं, है ना, 80% हमने एक्वायर करा था और वो भी 1 अप्रैल को। तो मतलब आप ये समझो कि हमने साल के पहले दिन ही एक्वायर कर लिया, है ना, हमने साल के पहले दिन ही क्या कर लिया, एक्वायर। तो एक तरह से अब इस साल का जो पूरा का पूरा प्रॉफिट है, इस साल का जो पूरा प्रॉफिट है वो पोस्ट एक्विजिशन नेचर का है ना, क्योंकि हमने साल के पहले दिन ही एक्वायर कर लिया। और जो ये पहले से प्रॉफिट्स और रिजर्व रखे हुए हैं 25 और 15, ये एक तरह से हमारे पुराने प्रॉफिट्स हैं, सब्सिडरी कंपनी के पहले से चले आ रहे प्रॉफिट्स हैं, जिनको हम प्री एक्विजिशन नेचर का कह सकते हैं, है ना। अब देखो जैसे इसमें वो क्या ड्रामा कर रहा है, कह रहा है मशीन 1 लाख की थी, फर्नीचर 20,000 का था सब्सिडरी कंपनी का, उसको कह रहा है रीवैल्यू कर दो, मशीन की वैल्यू देखो बढ़ा दो,
और फर्नीचर की वैल्यू देखो कम कर दो, और कह रहा है 1 अप्रैल को ही कर दो फॉर द पर्पज़ ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ इट्स शेयर, और कह रहा है डेप्रीसिएशन मशीन का है 10%, फर्नीचर का है 15%। तो बस इस पे फोकस करना पहले आप। तो देखो मशीन की वैल्यू बढ़ रही है 50,000 से, और फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है 5,000 से, है ना, और दोनों के अपने अपने डेप्रीसिएशंस भी हैं। तो इस इफेक्ट को समझना, बाकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो बन जाएगी, बाद में दिखाता हूँ। तो अब देखो जैसे मुद्दे की बात कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देखो वर्किंग में, मशीन की वैल्यू बढ़ गई तो 50,000, अच्छा फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई मतलब नुकसान हो गया 5,000, तो हमारा रीवैल्यूएशन का एक तरह से प्रॉफिट आ गया 45,000। ठीक है, अब उस 45,000 में होल्डिंग को मिल गया 36 होल्डिंग का शेयर, और माइनॉरिटी को मिल गया 9,000। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये फिगर आप ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद देखो ये हमारे जो रिज़र्व थे, है ना, पोस्ट एक्विजिशन रिज़र्व की, या एक तरह से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी ने इस साल 50,000 रुपये कमाए थे, तो उस 50,000 का भी होल्डिंग का शेयर होल्डिंग को मिल गया, माइनॉरिटी का शेयर माइनॉरिटी को मिल गया। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट की बात करूं तो इस साल हमारे जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट थे वो हमने 10,000 कमाए थे। अब इसमें देखो जो इस साल के 10,000 प्रॉफिट कमाए हैं ना, ये है देखो एक तरह से प्रॉफिट फॉर द ईयर, कि आपने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया था, इस पे फोकस करना। तो इस साल हमने 10,000 का प्रॉफिट कमाया था, है ना, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे थे। अब ये देखो इसको कैसे चेंज करा, फर्नीचर पर जो हमने फालतू डेप्रीसिएशन चार्ज कर रखा था, और अब तो डेप्रीसिएशन कम चार्ज होगा क्योंकि वैल्यू फर्नीचर की कम हो गई है, तो ये हमारा देखो फ़ायदा हो गया 750 का, ये हमारे प्रॉफिट को देखो बढ़ा रहा है। और इसी प्रकार मशीन की वैल्यू क्योंकि बढ़ गई थी तो मशीन पर अब डेप्रीसिएशन भी बढ़ जाएगा, मशीन पर देखो 5,000 एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन लगेगा, तो ये हमारे प्रॉफिट को देखो कम कर रहा है। तो फाइनली आपका देखो इंग्लिश पढ़ो, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो 5,750 रुपये बन गया। फिर इस प्रॉफिट में से होल्डिंग को होल्डिंग का हिस्सा दे दो और माइनॉरिटी को माइनॉरिटी का हिस्सा दे दो, है ना। तो मतलब क्वेश्चन में आपको जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उसी अप्रोच से चलना है। एक बार दोबारा देखो कि भाई आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन थी पहले दिन की, ओपनिंग की, तो उसके बाद का पूरा पीरियड पोस्ट है, और हमारा इस साल का प्रॉफिट था 10,000। ठीक है, इस साल का प्रॉफिट था 10,000, लेकिन डेप्रीसिएशन की वजह से ये प्रॉफिट चेंज होगा। बस ये मुद्दा है कि भाई फर्नीचर पर आपने एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन लगाया था, अब कम लगेगा तो प्रॉफिट बढ़ गया, और मशीन पर अब आपको ज़्यादा डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा तो प्रॉफिट कम हो गया। तो प्रॉफिट की फिगर ही चेंज हो गई 5750। बस उसके बाद तो इस 5750 को बांट दो, होल्डिंग को होल्डिंग का दे दो, सब्सिडरी को सब्सिडरी का दे दो, बाकी कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पूरे क्वेश्चन में। यही दिखाना चाह रहा हूँ आपको वर्किंग में कि भाई देखो प्री एक्विजिशन जो प्रॉफिट्स हैं, है ना, वो होल्डिंग के होल्डिंग को मिल गए, माइनॉरिटी के माइनॉरिटी को मिल गए, तो ये होल्डिंग वाले तो कॉस्ट को कम कर देंगे 32,000 रुपये, क्योंकि प्री नेचर के हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो निकला वो होल्डिंग का होल्डिंग को मिल गया, माइनॉरिटी का माइनॉरिटी को मिल गया। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व जो थे वो होल्डिंग के होल्डिंग को मिल गए, माइनॉरिटी के माइनॉरिटी को मिल गए। और जो प्रॉफिट फॉर द ईयर था बस वो फिगर चेंज हो गई, वो 5750 बन गई, तो होल्डिंग की होल्डिंग को मिल गई, माइनॉरिटी की माइनॉरिटी को मिल गई। अब उसके बाद बस माइनॉरिटी इंटरेस्ट में तो सारा माइनॉरिटी का शेयर जोड़ दिया, है ना, वो तो जब आपने क्वेश्चन करा होगा तो देखा होगा ये आ भी जाएगा। और अगर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की बात करूं तो देखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमें क्या क्या चीज़ें मिली। सब्सिडरी कंपनी की देखो ये इक्विटी शेयर कैपिटल थी, है ना, ये कॉस्ट को कम कर रही है। 32,000 देखो प्री एक्विजिशन नेचर का कैपिटल प्रॉफिट था, वो कॉस्ट को कम कर रहा है। और 36,000 का देखो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, ये भी क्योंकि पहले दिन ही हुआ तो ये भी कैपिटल नेचर का है, तो ये भी हमारी कॉस्ट को कम कर रहा है। तो हमारी गुडविल आ गई 12,000। तो 1,60,000 रुपये हमारी कॉस्ट थी इन्वेस्टमेंट की,
और उसमें से ये 3 चीज़ें हमारी कॉस्ट को कम कर रही हैं। तो 148 कम हो गए, तो हमारा गुडविल आ गया बैलेंस शीट में 12,000। तो ये हम बैलेंस शीट में एसेट में शो कर देंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में शो कर देंगे। बाकी तो सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, बाकी तो सब कुछ एज इट इज़ जोड़ना है। तो अगर आप बैलेंस शीट में दिखाऊँ आपको, तो गुडविल आ गई 12,000, बाकी तो देखो सब कुछ जोड़ रखा है, दोनों की फिगर जोड़ रखी है ना, सारी फिगर जोड़ रखी हैं, सिंपल। और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बाकी तो जो भी होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट हैं उसमें सारे पोस्ट एक्विजिशन वाले जोड़ दिए, बस सिंपल। और शेयर कैपिटल एज इट इज़ आ गई। तो बस बैलेंस शीट जो है वो आपकी नॉर्मल है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये रहा देखो, है ना, और इंटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल ये रही देखो। तो बस 2 चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और एक कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जिससे गुडविल निकली। ये बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको फंडा कि किस तरह से वो प्रॉफिट में छेड़छाड़ करवाएंगे। तो बस आपको प्रॉफिट को सावधानी से देखना है, छेड़छाड़ को सावधानी से देखना है, बाकी तो सब नॉर्मल है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन मतलब इम्पॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हो इसका। अब AS 23 जो है और 27 है ना, तो ये बहुत छोटा थ्योरेटिकल है। जैसे 23 में तो ये क्या करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, तो ये सिर्फ एसोसिएट से रिलेटेड है। अब एसोसिएट आपने पढ़ ही रखा है कि भाई क्या है, लॉ में भी पढ़ रखा होगा, है ना। अब होल्डिंग सब्सिडरी तो चलो AS 21 में आपको पता चल गया कि हम 51% क्या करते हैं, शेयर्स एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन एसोसिएट का मतलब है कि हम कितना एक्वायर कर रहे हैं। तो वो आपको बताया था कि भाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आप 20% या उससे ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो तो फिर हम उसको एसोसिएट बोल देते हैं, है ना। एक टर्मिनोलॉजी दे दी एसोसिएट। तो ये सब्सिडरी नहीं है, ये एसोसिएट है ना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है बेसिकली, वैसे तो जो इन्वेस्टमेंट है वो हम AS 13 में भी कवर करते हैं, लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट की, तो देखो पहला कॉन्सेप्ट इसमें सेम कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करनी है। सेम फॉर्मूला है, कुछ भी अलग नहीं है। अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन, है ना, यानी कि जो भी आपकी कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की मोटी वाली, उसमें से प्री एक्विजिशन डिविडेंड अगर कुछ मिला कैपिटल नेचर का तो वो कॉस्ट को कम कर देगा, वो हटा दो। और शेयर इन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट, हमें अपने एसोसिएट से क्या मिला। अब हमने अगर 22% शेयर होल्ड कर रखे हैं तो 22% उसकी वर्थ माइनस कर दो, मतलब जितना भी आपने शेयर होल्ड कर रखा है उतने % उसकी वर्थ माइनस कर दो। मतलब सेम फॉर्मूला है, बस होल्डिंग और सब्सिडरी में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोल रहे थे, इसमें बोल नहीं रहे, आएगा वही आंसर, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अच्छा, बाकी एक और कॉन्सेप्ट इसमें लिखवाया था कि भाई कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है, तो सेम ही फॉर्मूला है कि जो भी हमारे पास नेट एसेट्स हैं अपने एसोसिएट के, प्लस गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी निकली प्लस या माइनस, तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बन गई। अब इसमें अगर कुछ प्रॉफिट हमें ड्यूरिंग द ईयर मिला, है ना, तो यार ये हमारे वैल्यू को बढ़ा रहा है। और अगर उसमें से कुछ डिविडेंड पे कर दिया होगा तो प्रॉफिट कम मिल रहे होंगे, तो वो डिविडेंड पेड को माइनस कर दिया। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू बची ये हमारा कैरिंग अमाउंट है कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट आज कितने का है, तो दैट इज़ कैरिंग अमाउंट, ठीक है। ये एक फॉर्मूला था। बाकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर या P&L के अंदर हमें कैसे शो करना है, आप नॉर्मल अपनी बैलेंस शीट बनाते हो, नॉर्मल अपना P&L बनाते हो, सिंपल है। बस बैलेंस शीट के अंदर हम अलग से ये हेडिंग है, इसको ऐसे शो करते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, कि भाई आपने कितना एसोसिएट में इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसमें अपना वही जो कैरिंग अमाउंट आपने निकाला बस वो आ जाएगा, वो शो करना है, जो भी वैल्यू आएगी। और इसी तरह अगर हमें उससे कुछ इनकम मिली है ना, तो वो अदर इनकम में, अदर इनकम हेडिंग में इस तरह से शो करते हैं, शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ एसोसिएट, कि एसोसिएट के प्रॉफिट में आपको कितना हिस्सा मिल रहा है ना। बाकी अगर आपको कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला तो वो हम सिर्फ लिख कर दिखाते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारी इनकम नहीं है, वो हमारे इन्वेस्टमेंट को कम कर देती है, तो अल्टीमेटली वो इन्वेस्टमेंट को कम कर रही है, फाइनल वैल्यू निल है, क्योंकि
हमारी प्री एक्विजिशन इनकम कोई इनकम नहीं होती, वो हमारी कॉस्ट को कम कर रही है। तो अल्टीमेटली बाहर नील ही दिखा रहे हैं, बस हाँ ड्रामा करने के लिए ऐसे शो कर दें, वैसे उसकी वैल्यू नील ही है क्योंकि वो इनकम नहीं है हमारे लिए, है ना। तो इसके हमने मतलब कुछ जो बेसिक एग्जांपल थे वो आप कर सकते हो, सिंपल है। जैसे इसी डायग्राम से अगर देखो रेफरेंस के तौर पे तो बहुत ही सिंपल है। ए कंपनी ने 33,000 रुपये लगाए, है ना, और बदले में उसने बी कंपनी के 22% शेयर्स लिए। अब बी कंपनी की नेट एसेट है 2 लाख, तो 2 लाख का 22% हो गया 44,000। तो इसका मतलब है कि उसने इन्वेस्ट करे 33,000, लेकिन बदले में उसको माल मिल रहा है 44,000 का, है ना, ऐसे समझाया था। तो आपका कैपिटल रिजर्व हो गया एक तरह से 33,000, है ना, सिंपल ये। बाकी शो करेंगे बैलेंस शीट में इसको इस तरीके से कि इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड 33,000 कॉस्ट जो हमारी थी, शो करेंगे इस तरीके से। इसी तरह एक और एग्जांपल था, इसमें आपने इन्वेस्ट करे 55,000, बदले में मिला आपको 44,000 का माल, तो गुडविल हो गई 11,000। तो हम 55,000 बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, ऐसे बस शेयर इन नेट एसेट प्लस गुडविल, है ना। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो इसमें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसी तरह हमने इलस्ट्रेशन एक 1 भी करा था, इसमें भी सेम देखो कॉन्सेप्ट मेन वही अप्लाई करना है। एक तो गुडविल निकालनी है, तो पहला कॉन्सेप्ट अप्लाई, सेम फार्मूला, और दूसरा कैरिंग अमाउंट निकालना है। तो कैरिंग अमाउंट देख लो चाहे आप, सेम फार्मूला है, पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकली, फिर जो हमें प्रॉफिट का हिस्सा मिला उसने वैल्यू को बढ़ा दिया, और उस प्रॉफिट में से अगर हमने कोई डिविडेंड पे कर दिया तो उसने हमारे शेयर को कम कर दिया। तो यानी कि हमारी कैरिंग अमाउंट बन गई इन्वेस्टमेंट की 15,90,000, है ना। तो ये आप मार्क कर सकते हो, छोटा है इलस्ट्रेशन 1। तो जनरली ये 4 नंबर का पूछ लेता है इस तरह का क्वेश्चन। तो आपको इसमें गुडविल निकालनी है और कैरिंग अमाउंट निकालना है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि ये दोनों निकालो। इसके बाद इस एएस में 27 में तो बहुत ही छोटा है, अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। इसमें जॉइंट वेंचर्स को लेकर बेसिकली अकाउंटिंग के बारे में बताया जाता है। अब हमने होल्डिंग और सब्सिडरी कर लिया, फिर 23 में एसोसिएट हो गया, 27 में जॉइंट वेंचर की बात करता है, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर क्या है, मोटा मोटा तो आपको पता ही है कि भी 2 कंपनियां हैं, आपस में वेंचरर्स कहलाती हैं, एक एग्रीमेंट कर लेती हैं कि हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें 3 पॉइंट्स बस थ्योरी के लिए ये रट लेना, या एमसीक्यू के लिए 1 नंबर के लिए, जेसीओ, जेसीए और जेसीई, है ना। तो इनमें कीवर्ड्स हैं। जेसीओ में तो क्या है कि ये ऑपरेशंस जॉइंटली मतलब कंट्रोल करते हैं, है ना, कि हम ऑपरेशंस जॉइंटली चलाएंगे, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बनाएंगे, तो जेसीओ नाम है। जेसीए के अंदर ये होता है कि यहाँ पर कीवर्ड है कि हम कोई पर्टिकुलर एसेट खुद कंट्रोल करेंगे मिलकर, या खुद मेंटेन करेंगे और उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर कीवर्ड एसेट हो जाएगा, है ना। तो जॉइंट एसेट्स इसीलिए नाम हो गया जॉइंटली कंट्रोल एसेट्स, जेसीए। लेकिन यहाँ पर भी एंटिटी अलग नहीं बनाते। लेकिन जेसीई जो है जॉइंटली कंट्रोल एंटिटीज, इसमें एक नई एंटिटी का जन्म दे देते हैं। तो एक कंपनी और दूसरी कंपनी मिलकर एक वेंचर में आते हैं और एक नई एंटिटी को जन्म देते हैं, जिसमें अपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो ये मेंटेन करते हैं, है ना। बाकी मेथड क्या है वो एक छोटे से एग्जांपल में भी दिखा दूंगा, वो एक ही क्वेश्चन होता है इसका इस तरह का। तो जनरली जेसीओ पर एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, बस उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हमें कंसोलिडेटेड पीएनएल दिखाना है। पीएनएल तो जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, नॉर्मल सेल हो गई, गुड्स टेक ओवर हो गए, या एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट आ गया, बस दोनों का अलग अलग दिखाएंगे, दोनों वेंचरर्स का, ए का अलग, बी का अलग, ए का अलग, बी का अलग, ए का अलग, बी का अलग। अब ए अपनी बुक्स में बनाता है एक जॉइंट वेंचर अकाउंट, जिसमें वो सिर्फ अपनी बातें रिकॉर्ड करता है कि मैंने क्या सेल करी, मैंने क्या टेक ओवर करा, मेरे क्या खर्चे हुए, मेरा क्या प्रॉफिट हुआ, और जो भी बैलेंस बचेगा इसका मतलब वो मुझे लेना है या देना है दूसरे वेंचरर से। तो वो जो येलो कलर में आप बैलेंस देख रहे हो वो आ गया मतलब बाय बैंक, है ना। तो ये ढांचा आप बस देख सकते हो। इसी तरह बी भी अपनी बुक्स में इसी तरह बनाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, वो सिर्फ अपनी बातें रिकॉर्ड करेगा कि मैंने क्या बेचा, मैंने क्या टेक ओवर करा, मेरा क्या खर्चा, मेरा क्या प्रॉफिट, और उसका बैलेंस फिर ऑब्वियसली इधर बचेगा, उसका मतलब है उसको ए को पैसा देना है। तो ये आपस में लेन देन कर लेते हैं दोनों वेंचरर्स, ठीक है। तो ये आता है।
बाकी JCA का तो एक क्वेश्चन है और JCE का भी एक क्वेश्चन है, अभी दिखाता हूँ। वो बस सिंपल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट शो करना है या फिर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड जो है वो उसका एक क्वेश्चन है, तो आप मार्क भी कर सकते हो। तो जैसे हमने एक इलस्ट्रेशन 1 करा था, है ना, तो क्वेश्चन तो सिंपल है, मतलब P&L कंसोलिडेट कैसे करना है, दोनों की सेल, दोनों के टेक ओवर उधर आ गए क्रेडिट में, और मतलब तीनों के 3 वेंचरर्स हैं, और जो भी खर्चे करे वो सब डेबिट में आ गए, तो प्रॉफिट जो बच गया वो तीनों के बीच में इक्वल बट गया, ठीक है ना। तो ये कंसोलिडेटेड P&L है, सिंपल है ना। बाकी A अपना जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहा है ना, देखो वही फॉर्मेट, B अपना जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहा है, B ने जो भी करा, और C अपना जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहा है, C ने जो भी करा। बैलेंस जो बच रहे हैं तो C को भी A को देना है, B को भी A को देना है, और A की बुक्स में अगर बैलेंस देखोगे तो उसको B से रिसीव हो रहा है और C से रिसीव हो रहा है, वो बैलेंसिंग फिगर्स बच रहे हैं क्योंकि उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह का था। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो ये बन गया, ठीक है ना। बाकी इलस्ट्रेशन 2 आप देख सकते हो जो JCA का है, उसमें सिंपल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट शो करना होता है। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब तीनों वेंचरर्स की कैपिटल जुड़ गई, तीनों वेंचरर्स की बिल्डिंग आ गई, तीनों वेंचरर्स की प्लांट जोड़ लो, तो मतलब सिंपल है। इसमें तो बस आपको जस्ट यू हैव टू कंसोलिडेट, है ना। एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L में या एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में जस्ट आपको जो भी डेप्रिसिएशन है वो दिखा दिए, या जो भी खर्चे करे वो दिखा दिए, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट P&L बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है चांस कम है। बाकी इलस्ट्रेशन 3 आप मार्क कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें बन सकता है ना। इसमें क्या होता है, देखो इसमें इन्होंने कुछ खर्चे दे रखे हैं, इनके एसेट्स दे रखे हैं, इनकी कुछ सेल दे रखी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। अब वो कहता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दिखाओ। तो बेसिकली आपको इसमें P&L भी बनाना है, फिर बैलेंस शीट भी बनानी है। तो जब हम P&L बनाएंगे तो नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी चैप्टर 11 में, तो वही फॉर्मेट है बिल्कुल सेम। RFO आ गया, एक्सपेंसेस में खर्चे आ गए, फिर टोटल एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट आ गया, और फिर बैलेंस शीट बनानी है, वो भी बिल्कुल वही सेम फॉर्मेट। इक्विटी एंड लाइबिलिटी आ गई, शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, एसेट्स आ गए दोनों तरह के, और फिर बाद में लास्ट में नोट्स आ गए। और नोट्स के अंदर देखो दोनों वेंचरर्स की सारी चीज़ें जुड़ जुड़ के आती रहेंगी, सेल, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, खर्चा, शेयर कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, हर चीज़ मतलब कंसोलिडेट हो गई, हर चीज़ सिर्फ आपको सिंपली जोड़नी है ना। और एक इलस्ट्रेशन 4 भी था, ये जो प्रोपोर्शनेट मेथड है JCE का, है ना, उसके लिए क्वेश्चन एक ये देख लेना, तो तीनों तरह की वैरायटी कवर हो जाएगी। इसमें भी आपको तीनों वेंचरर्स के मतलब कुछ आइटम्स दे रखे होते हैं, सारी लाइबिलिटीज़, सारे एसेट्स दे रखे होते हैं। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, ये काला इसलिए करा है क्योंकि इसका मतलब था कि इन्होंने आपस में कितना इन्वेस्ट कर रखा है। तो A 2.5 लाख, B 2.5 लाख, और C में अगर आप देखोगे कैपिटल 5 लाख है, तो मतलब वो आपस में नेट ऑफ हो जाएगी, इसलिए वो काला रंग का रखा था जब हमने क्वेश्चन करा था। बाकी प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड में हम क्या करते हैं वो दिखा देता हूँ आपको। बैलेंस शीट तो नॉर्मल बनती है ना, फॉर्मेट बैलेंस शीट का नॉर्मल रहता है, जो आइटम्स है वो नॉर्मल है, बस वैल्यू कैसे जोड़नी है हमको। जैसे यहाँ पर A है और C है, A है और C है, A है और C है, तो बस हम इनकी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो A और C की वैल्यूज़ को यहाँ पर हम जोड़ जोड़ के लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली यहाँ पर जो वेंचर दे रखा था वो A और B का था, जिसमें एक नई कंपनी का जन्म हो गया C। तो जो JCE है बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि दो वेंचरर्स आपस में मिलते हैं और एक नई एंटिटी को जन्म दे देते हैं, है ना। तो C जो एंटिटी है बेसिकली, और क्योंकि दोनों वेंचरर्स 1:1 में हैं, तो अगर आप देखोगे तो सारी फिगर्स 1:1 में C वाली उनमें आ रही है। तो जैसे 12 लाख का रिजर्व है तो 6 लाख का A को, 6 लाख का B को, या 2 लाख का अगर लोन है तो 1 लाख का A को, 1 लाख का B को। तो इसीलिए इसका नाम होता है प्रोपोर्शनेट मेथड, कि भाई दोनों वेंचरर्स का जो प्रोपोर्शन है उतना इतना बस हिस्सा दोनों में हम जोड़ते रहेंगे, तो हर चीज़ दोनों में बेसिकली जुड़कर दिखा देते हैं। तो हमने A की बैलेंस शीट बनाई थी, तो इसीलिए A के अंदर जितना भी A का हिस्सा है
उसमें सी वाला हिस्सा बस जो प्रोपोर्शनेट है वो बस जोड़ जोड़ के आपको दिखाना है ना। इसी तरह बी की भी बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तो बी की फिगर्स के अंदर बस आपको सी का जो प्रोपोर्शनेट हिस्सा है वो जोड़ जोड़ कर दिखाना है, तो इसीलिए इसका नाम था प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, तो आप इसको बस लास्ट मोमेंट पे एक बार देख भी जाओगे, बिना सॉल्व करे भी प्रोसेस समझ जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा बस। तो ये बेसिकली पूरा कंप्लीट आपका चैप्टर 10 था, AS 21, 23 और 27।